हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडुब्रेक्स में। हम लाए हैं आपके लिए चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चैप्टर ना ही आपका क्लास 12th में हेल्प करेगा, बल्कि ये चैप्टर आपकी नीट के लिए भी एलिजिबल रहेगा। नीट में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आई अश्योर यू, आई गारंटी यू कि इस चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं बस वही से आएगा। इसके अलावा बाहर से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि हम ना कि सिर्फ एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी के अलावा कुछ जो कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, थोड़े बहुत डीप में जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और देखते हैं कि हम सारा का सारा हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, वो सब हम डिटेल में अभी स्टडी करने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बच्चों, नाम से ही आपको सब समझ आना चाहिए। ह्यूमन मतलब इंसान, रिप्रोडक्टिव मीन्स उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स में देखा था, या फिर हम हमारी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं कि प्लांट्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। प्लांट्स के पास दो तरीके होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और वहीं पे एक हमारे पास होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि बच्चों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट वन बीइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन बीइंग asexual reproduction. In case of sexual reproduction, two parents are involved, that is male parent and the female parent. In case of asexual reproduction, only a single parent is involved. तो बात करते हैं ह्यूमंस की। ह्यूमंस में असेक्सुअल या सेक्सुअल, इनमें से कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? तो बात की जाए अगर ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में बच्चों हमें मेजर तरीके से देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या मतलब इसका? कि जो इंसान जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल मेथड के थ्रू। सेक्सुअल मेथड में मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। बोथ द पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, बोथ द गैमीट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना कंपल्सरी है, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, वो हमारी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे रहने वाली है। हम थोड़ा सा बेसिक्स जो है वो हम कवर करेंगे, आपका बेस बनाएंगे, उसके बाद हम इसकी डिटेल्ड स्टडी जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इस तरीके से बच्चों हमारा ह्यूमन का जो बेबी होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? छोटा सा ह्यूमन बेबी है जो कि अभी भी अपनी मदर की वूम में है। क्लियर बात इतनी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात की थी कि ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इससे पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस एनिमल्स। एनिमल्स जो भी होंगे बच्चों, हम जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। वी कैटेगराइज देम इनटू टू पार्ट्स। जितने भी हमारे पास क्या है बच्चों एनिमल्स हैं, उनको हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला पार्ट आता है हमारे पास ओविपेरी, दूसरा आता है विविपेरी। यानी कि दो तरह के एनिमल्स होंगे, ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस एनिमल्स बच्चों वो एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, दे ले एग्स। विविपेरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होंगे? विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करेंगे? बेबीज को प्रोड्यूस करेंगे। अब ह्यूमन बींग्स क्या है बच्चों? ह्यूमन बींग्स हैं विविपेरस एनिमल्स, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम अंडे नहीं देते हैं, हम बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो पूछ लिया जाए ह्यूमंस क्या है, तो ह्यूमंस आर अ कैटेगरी ऑफ विविपेरस एनिमल्स। क्लियर बात इतनी? हम क्या है बच्चों? विविपेरस एनिमल्स में आते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है? पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास बच्चों, मैटरनल एंड पैटर्नल गैमीट्स फ्यूज सो देयर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशंस। मैटरनल का क्या मतलब है बच्चों? मैटरनल से मतलब आता है मदर, और पैटर्नल से मतलब है बच्चों हमारे पास फादर का। क्लियर? मैटरनल मदर, पैटर्नल फादर। कहा गया है मदर का गैमीट और फादर का गैमीट क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे।
आपस में मिलेंगे। यानी कि बच्चों एक गैमीट था हमारे पास मदर का, एक गैमीट था फीमेल का, दोनों ने फ्यूज कर लिया। ठीक है, दोनों ने क्या किया, फ्यूज किया। फ्यूजन की वजह से क्या हुआ, फ्यूजन की वजह से क्या हुआ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस और वेरिएशंस आए। ठीक है, अगर हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता, उससे हमारे पास रिप्रोडक्शन होता, तो कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के चांसेस नहीं थे। जैसा पेरेंट का होगा, जैसा इस पेरेंट का है, मान जैसा इस पेरेंट का है, वैसा का वैसा सेम जेनेटिक मटेरियल उसके बेबी का होता। जैसा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट का होगा वैसा का वैसा हमारे पास किसका आएगा, चाइल्ड में आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल, मदर एंड फादर बोथ आर इन्वॉल्व। तो क्या होगा, मदर का कुछ आएगा, फादर का कुछ आएगा, दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बन जाएगा, एक बच्चा बनेगा। ठीक है, आधे फैक्टर्स इसके आएंगे 50% और 50% बच्चों हमारे पास फादर के आएंगे। अब उसमें चांसेस है कि कौन से 50% मदर से आएंगे, कौन से 50% फादर से आएंगे। तो जब हमारे पास चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, तो क्या होगा, जो बच्चा जो हमारा बनेगा, जो हमारा चाइल्ड बनेगा, उस चाइल्ड में क्या होंगे बच्चों, आधे कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के होंगे, आधे कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के होंगे। तो वो बच्चा अपने आप में एक यूनिक चाइल्ड होगा। उसके अंदर जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो उसकी डिफरेंट होगी। देयरफॉर इट लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन। इसी वजह से हम कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा पेरेंट होगा वैसा वैसा उसका चाइल्ड होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मदर और फादर होंगे उनसे अलग होगा उनका बच्चा, क्योंकि उस बच्चे में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुए हैं और वेरिएशंस हमें देखने को मिले हैं। तो ये पहला हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ये था बच्चों हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी कहती है वेरिएशंस लीड टू इवोल्यूशन। जब मदर और फादर इन्वॉल्व हैं, मदर और फादर की इन्वॉल्वमेंट से क्या बना है, एक बच्चा बना है जो कि अपने आप में यूनिक है, उसके पास अपना यूनिक जेनेटिक कंपोजिशन है, उसके अंदर अलग अलग वेरिएशंस हैं। इन्हीं वेरिएशन से ही बच्चों हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हीं वेरिएशन से क्या देखने को मिलता है, हमें इवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। इवोल्यूशन क्या है बच्चों, इवोल्यूशन हमारे पास, हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास नई नई स्पीशीज जो है वो बनती रहती है। किस तरीके से, देखिए हमारे पास आज क्या थे, हमारे पास पुराने टाइम में चिंपैंजीज थे, एप्स थे। ठीक है, उनमें हल्के हल्के चेंजेस आए क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ चेंज आया, मान लीजिए 0.0001% आया। फिर ओवर द टाइम पीरियड मान लीजिए चेंजेस कितना आया, 0.001% चेंज आया है चाइल्ड में एज कंपेयर टू देयर बोथ द पेरेंट्स के कंपैरिजन में बच्चे में 0.0001% चेंज आया है। लेकिन इस चेंज को मान लीजिए, ये चेंज कितने साल तक रहा, मान लीजिए ये चेंज हमारा 1000 ईयर्स तक रहा। तो इसके अगर आप पावर करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा, परसेंटेज में जो चेंज है बच्चों ये काफी आ जाएगा। ठीक है, तो काफी टाइम बाद, काफी इयर्स तक वो चेंज होता रहा तो हमारे पास क्या जाएगा, अगर हम इनिशियली हमारी स्पीशीज को कंपेयर करें, और आफ्टर 1000 ईयर्स क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ अलग ही स्पीशीज जो है वो हमारे पास बन जाएगी। तो ये कहलाएगी हमारे पास स्पीशीज ए और दूसरी कहलाएगी हमारे पास स्पीशीज बी। अलग अलग स्पीशीज हमारे पास बन चुकी होंगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पीशिएशन उस प्रोसेस का नाम है बच्चों जिसमें हमारे पास नई स्पीशीज जो है वो इवॉल्व होती रहती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स की जो कहता है stronger ones survive and the weaker ones perish. This is the species go। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बन गए, बहुत सारी स्पीशीज बन गई जो स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग में क्या मतलब, जिसकी जो मीटिंग कैपेसिटी है यानी कि रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो ज्यादा होगी, जो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएगी, जो अपने कॉम्पिटिटर्स को, जो स्पीशीज अपने कॉम्पिटिटर्स को क्या है तगड़ी एकदम फाइट दे पाएगी, वो स्पीशीज क्या है सर्वाइव करेगी। इसका मतलब रेस चल रही है बच्चों। ठीक है, रेस में जो सबसे तेज भागेगा वो जीत जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जितनी स्पीशीज है सारी की सारी स्पीशीज की भी एक रेस चल रही है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जो ज्यादा फिट होगी, जो स्पीशीज ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगी, ठीक है, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी, और इसी के साथ साथ अपने जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी के जो स्पीशीज जो उसके रेस में भाग रहे हैं, ऐसा कोई तरीका ढूंढेगी जिससे कि वो उनको हरा पाए और खुद क्या है स्ट्रॉन्ग समझ पाए, ठीक है। तो वो स्पीशीज क्या करेगी, वो पेरिश कर जाएगी, यानी कि वो आगे के जनरेशन्स में चलेगी, यानी कि वो क्या है एक्सटिंक्ट नहीं होगी, वो सर्वाइव करेगी। जो कमजोर स्पीशीज होगी वो बेचारी मर जाएगी, तो क्या है धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्लियर बात इतनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारी कहते हैं अगली बात हम देखते हैं कि क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों कहा गया, क्योंकि क्या है बच्चों, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस किस तरीके से है, क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हमारे पास बहुत सारे, पहली बात बहुत सारे स्टेप्स होंगे, दूसरी बात दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ह्यूमंस में क्या करते हैं, बेबी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, प्रोटेक्शन का भी काम आता है, उसी के साथ साथ न्यूट्रिशन जो है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखोगे, यानी कि छोटे बैक्टीरिया वगैरह में अगर आप देखोगे, उसमें क्या होगा, उसमें जो पेरेंट है वो बच्चे की इतनी देखभाल भी नहीं करता, और उसी के साथ साथ उसको इतने न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया सोचेगा मेरे को खुद को भी तो सर्वाइव करना है, ठीक है, तो अपने बच्चे को इतना रिसोर्सेज वो यूटिलाइज नहीं कराता। बल्कि जब हम हायर ऑर्गेनिज्म में बढ़ते हैं, यानी कि हम ह्यूमंस में, बाकी के मैमल्स में जब हम देखते हैं इसको, तो क्या नजर आता है कि हम लोग अपने जो बच्चा होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, उसकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हम केयर करते हैं, ठीक है। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होंगे, जैसे कि हमारे पास मैमल्स, मंकी, चिंपैंजीज, कंगारू है हमारे पास, और इनफैक्ट हमारे पास हम खुद हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग हमारे बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है। उनको हम न्यूट्रिशन भी हम प्रोवाइड करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, और उसी के साथ साथ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, काफ़ी सारा जो है टाइम पीरियड है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सब यूटिलाइज होते हैं एक सिंपल इवेंट में, और उस सिंपल इवेंट का नाम है रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए कहा गया है जो रिप्रोडक्शन है, स्पेसिफिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमन बीइंग्स के केस में, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगला जो प्रोसेस है वो कहा गया है कि इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग्स कब रिप्रोड्यूस करेंगे, एक स्पेसिफिक एज आएगी, ठीक है, जिस एज को हम बोलते हैं, जिस एज को बच्चों हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज। क्या कहा हमने कहा इसको रिप्रोडक्टिव एज। कब आती है हमारे पास, अप्रोक्स जब हमारी टीन एज आ जाती है, टीन एज से लेकर अप्रोक्स मान लीजिए 60 तक, हम इस एज को 13 ईयर्स से 60 ईयर्स की एज को ही हम कह सकते हैं ये क्या है बच्चों, हमारी रिप्रोडक्टिव एज है। तो हम हमारे जब पैदा होने से मरने तक, जब भी मन करे तब रिप्रोडक्शन कर लो, स्पेसिफिक एज है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इसके अलावा इसको हमने स्लो प्रोसेस क्यों कहा, क्योंकि इसमें क्या होगा, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तब दोनों पेरेंट्स मिलेंगे, इन्वॉल्व होंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, चाइल्ड रिप्रोड्यूस होगा। इसी के साथ साथ जो हम बोलते हैं ना 9 महीने लगते हैं एक बच्चे को पैदा होने में, 9 मंथ्स, उस 9 मंथ्स के टाइम पीरियड को बच्चों हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। हम क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं गेस्टेशन, या फिर सिंपली हम बोल देते हैं गेस्टेशन टाइम पीरियड, ठीक है। अभी गेस्टेशन टाइम पीरियड भी 9 मंथ्स का है ह्यूमन बीइंग्स में, 22 मंथ का होगा एलिफेंट्स में, यानी कि अलग अलग हमारे पास मैमल्स में अलग अलग टाइम पीरियड होगा। मतलब क्या हुआ, स्लो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जैसे ही क्या किया, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व हुए, तुरंत के तुरंत बच्चा नहीं हुआ, तुरंत के तुरंत हमारा रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट आया वो नहीं मिला। उसको कितना टाइम लगेगा, 9 महीने, 9 मंथ्स, ठीक है, 9 महीने उसको लगेंगे रिप्रोड्यूस होने में, यानी कि फुल्ली मैच्योर होने में। तो इसीलिए कहा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बच्चों वो एक स्लो प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि हमने देखा गेस्टेशन पीरियड क्या है, 22 महीने है एज इन केस ऑफ द एलिफेंट्स, क्लियर। और एक और बात जो कहा गया है दैट इट टेक्स प्लेस ओनली इन फेवरेबल कंडीशंस। जब कंडीशंस हमारी फेवरेबल होंगी, यानी कि हमारे अनुसार होंगी, तभी हम रिप्रोडक्शन करेंगे। अगर कंडीशंस हमारे अनुसार नहीं है तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा।
फेवरेबल कंडीशंस मतलब जैसे कि टेम्परेचर सही होगा, ठीक है। अभी इंसानों ने तो बहुत चीजें कर ली, घर बना लिए हैं, हमने क्या किया, एसीज, हीटर्स, ये सब इन्वेंट कर लिया है। तो हम अपने टेम्परेचर जो है अपने सराउंडिंग्स का क्या है वो हम रेगुलेट कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को हम रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के जो मैमल्स हैं वो रेगुलेट नहीं कर सकते, तो वो वेट करते हैं कि फेवरेबल टेम्परेचर आए, फेवरेबल रेनफॉल आए, हमारे पास ह्यूमिडिटी जो है वो उनके लिए ऑप्टिमम रहे, सब कुछ उनके फेवर में होगा, तभी क्या करेंगे बाकी के मैमल्स हमारे पास रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है बच्चों वो करेंगे। क्लियर बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे यानी कि जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे, जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे वो नंबर में कम होंगे, उनकी जो मात्रा है वो कम होगी। अब कम क्यों होगी, इसका अगर आप रीजन सोचो कम क्यों हो सकती है बच्चों, जैसे कि हमारे पास लोअर ऑर्गेनिजम्स में नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन नहीं होती है। तो अगर 1000 प्रोड्यूस हुए, 1000 में से 500 तो मर ही जाएंगे, पैदा होते ही मर जाएंगे, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया गया, वो बहुत यंग और इमेच्योर है, ठीक है। बाकी के 500 मान लीजिए जिंदा बच गए, उसके बाद वो खाने के लिए फाइट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, वहां फिर 1000 में से कहीं जाके 10 कोई सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन मैमल्स में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये फॉलो नहीं किया जाता। मैमल्स में कौन से फॉलो किया जाएगा कि स्मॉल नंबर हम प्रोड्यूस करेंगे और उसी स्मॉल नंबर का हम एक्सट्रीम ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, उसको न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करेंगे, उसको प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमने 4 बेबीज प्रोड्यूस किए तो चारों के चारों सरवाइव करें, चारों के चारों सरवाइव करें, जैसा कि हमारे पास देखने को मिलता है ह्यूमन बीइंग्स में और बाकी के मैमल्स में, ठीक है। अपने जो चाइल्ड हैं उनकी एक्सट्रीम केयर की जाती है, दे आर लुक्ड आफ्टर, उनका जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑफस्प्रिंग जो है वो कम नंबर में प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सारे के सारे उन पर लगा दिए जाते हैं, जितने प्रोड्यूस होंगे लेकिन उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब है। ओके, आगे बढ़ते तो एक एमसीक्यू है बच्चों आप सबके लिए, जो आप सबने अभी देखा। आप क्वेश्चन है आपका, वेरिएशंस लीड टू, वेरिएशन यानी कि जो चेंजेस आते हैं वो किसको लीड करते हैं, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका रेस्पिरेशन। एंड इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर है इवोल्यूशन। ये अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि जो वेरिएशंस हैं वो क्या लीड करेंगे, वेरिएशंस विल लीड टू द इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन विल इवेंचुअली फॉर्म द न्यू एंड द न्यू स्पीशीज। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सिस्टम प्रेजेंट है। ये हमारे पास एक यंग बेबी की पिक्चर, ये हमारा बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों मिलके हमारा प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का क्या मतलब है बच्चों, जो टर्म है हमारे पास जेनेसिस, जेनेसिस कहीं पे भी आ जाए इसका मतलब होता है बच्चों टू जनरेट, टू जनरेट। वहीं गैमेटो का मतलब है गैमीट्स। क्या मतलब हुआ गैमेटोजेनेसिस का, कि गैमीट्स का जनरेशन होना। Therefore we can define gametogenesis as a process where the gametes are generated or the gametes are produced or the gametes are formed। ठीक है, जनरेटेड, प्रोड्यूस्ड, फॉर्म, कुछ भी बोल लीजिए एक ही बात है, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी ऐसे टर्म आ जाए बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाएगा, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब जनरेट, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म, तो स्पर्म का जनरेशन क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। इस तरीके से आपको याद रखना है, जेनेसिस का मतलब जनरेशन है, जेनेसिस जो पहले हो उसका जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे गैमीट लिखा है गैमीटो, तो गैमीट्स का जनरेशन हो रहा है। क्लियर है बात, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है हमारे पास, उसके अलावा फर्टिलाइजेशन और उसके अलावा हमें देखने को मिलता है गैस्ट्रुलेशन पीरियड। ये सारे जो टॉपिक्स है बच्चों ये हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो डोंट वरी अबाउट देम कि हमें ये नहीं पढ़ाया गया, अच्छे से हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस, प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है बच्चों, जो डिलीवरी होती है बच्चे की उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। एंड द लास्ट वन इज द लैक्टेशन, यानी कि जब बच्चे को मिल्क प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द मेमरी ग्लैंड्स। क्लियर बात? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास दिया गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दिया गया है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन दी गई है बच्चों को देखते हैं एक बार। कहा गया है इट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, क्या है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी देख चुके हैं। रिजल्टिंग इन द कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे एक चाइल्ड का बनना हो, यानी जहां पे एक चाइल्ड जो है वो प्रोड्यूस होता हो, उस प्रोसेस को हम कह देंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम कह देंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक बच्चा जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। फिर कहा गया है दैट इज टिपिकली इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। क्या कहा गया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक मैन और एक वुमेन में, यानी कि हमारे पास दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगी फीमेल, एक होगी हमारे पास मेल। ठीक है, एक होगा मदर और एक होगी हमारे पास फादर। फादर एंड मदर जो है उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास चाइल्ड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे कहा गया है हमें कि गैमीटोजेनेसिस जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है। अब हमारे पास स्टेप्स बताएंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसमें, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। पहला स्टेप है बच्चों, पहला स्टेप है जो दिखा गया है हमारे पास गैमीटोजेनेसिस। क्या कहा गया है, गैमीटोजेनेसिस विच इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का भी मैंने बताया था। गैमीटोजेनेसिस मीन्स गैमीट, जेनेसिस मीन्स टू जनरेट। ठीक है, अब ह्यूमंस की बात करें तो दो तरह के गैमीट्स होंगे, एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। एक होगा मेल और दूसरा कैसा होगा, दूसरा होगा बच्चों हमारे पास फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को बच्चों हम स्पर्म कहते हैं और कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, फीमेल गैमीट को बच्चों हम ओवम कहते हैं और कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, डिनोशन से। ठीक है, सिंबल है, किस तरीके से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मेल को हम कहेंगे स्पर्म, फीमेल गैमीट को हम कहेंगे ओवम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप आएगा गैमीटोजेनेसिस का, यानी कि जब क्या होगा, गैमीट की फॉर्मेशन होगी। टोटल बच्चों इसमें हमारे पास क्या है, 6 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व है। पहला स्टेप हो गया। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में कहा गया है इंसेमिनेशन, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन को बच्चों आप पॉलिनेशन से रिलेट करके देखो। किससे रिलेट करो, पॉलिनेशन से। क्या था पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के केस में हमने ये देखा था कि हमारे पास क्या है, एक फ्लावर है और वहां पे क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा पे जा रहे हैं और बाकी स्टिग्मा के थ्रू पोलन ट्यूब में जाके और फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, पोलिनेशन क्या हुआ, गैमीट ट्रांसफर का प्रोसेस हुआ। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। आम भाषा में इसको समझो तो नॉर्मल भाषा में इसको हम कह सकते हैं गैमीट ट्रांसफर। जो गैमीट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इंसेमिनेशन, यानी कि गैमीट जब जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास मेल गैमीट होता है, यानी कि जो क्या होगा, स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है, यानी कि ये मूव कर सकता है। मोटाइल कहने का मतलब क्या है, ये मूव कर सकता है, इधर उधर चल सकता है, इसकी मूवमेंट है। वहीं पे हमारे पास जो फीमेल गैमीट है जिसको हमने कहा ओवम, ये क्या है बच्चों, ये इमोटाइल है। दिस इज इमोटाइल, दिस इज इमोटाइल, तो ये मूव नहीं कर सकता। तो क्या होगा ह्यूमन बीइंग के केस में, स्पर्म जो है वो चल के जाएगा फीमेल एग तक, स्पर्म जो है वो चल के जाएगा ओवम तक, और इसी प्रोसेस को, इसी गैमीट ट्रांसफर को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। चलिए अगला जो प्रोसेस है वो हमारा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के फॉर्मेशन को और गैमीट्स के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या था हमारे पास, यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास बच्चों होगा मेल, यहाँ हमारे पास होगा मेल गैमीट, यहाँ हमारे पास होगा फीमेल गैमीट। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे और मिलके बनाएंगे जाइगोट। क्या करेंगे, दे विल फ्यूज। अब गैमीट जो है बच्चों वो हमारे पास हैप्लोइड होते हैं, एन, ये हमें पता है। गैमीट जो भी होंगे कहीं पे भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी गैमीट होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लोइड होगा, याद रखना।
ठीक है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में से लेके हायर ऑर्गेनिजम्स तक कहीं पे भी अगर कोई भी गैमीट मिलता है हमें, तो वो गैमीट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी कि उसकी जो प्लॉइडी नंबर है वो n होगा। इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी हैप्लॉइड। ह्यूमन बींग्स में भी हैप्लॉइड गैमीट है, दोनों ने फ्यूज किया, n और n फ्यूज करके क्या बनाया, 2n बना लिया, ठीक है। और 2n दैट मीन्स डिप्लॉइड। तो जाइगोट कैसा हो गया बच्चों, जाइगोट है हमारे पास डिप्लॉइड, और हमारे जो गैमीट्स थे वो कैसे थे, वो थे हमारे पास हैप्लॉइड। क्लियर। चलिए 3 स्टेप्स हो गए, पहला स्टेप था, ये दूसरा, और ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन का तीसरा स्टेप। 4th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। 4th स्टेप बच्चों हमारा है इम्प्लांटेशन का। इम्प्लांटेशन कहता है डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रीन वॉल। क्या कहने का मतलब है, जाइगोट जो है बच्चों हमारा वो डेवलप करता है, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करता है। एक सेल थी जाइगोट, तो जाइगोट एक सेल से डिवाइड करके 2 सेल बनाएंगी, फिर 2 सेल डिवाइड करके क्या 4 डिवाइड करके फिर हमारे पास 8 बनाएंगी। इस तरीके से जो प्रोसेस है वो हमारा चलता है सेल डिवीजन का। वहां पे एक स्टेज आती है जब हम 8 सेल या फिर 16 सेल जो हमारे पास जाइगोट होता है उसको हम एक अलग टर्म देते हैं, उस टर्म का नाम है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। उस टर्म का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। घबराने की बात नहीं है, ये जो प्रोसेस है ये हम 1 बाय 1 डिटेल में भी स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है कि क्या क्या हमारे पास स्टेप्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। इम्प्लांटेशन क्या होगा, जब जाइगोट जो था, जाइगोट बन गया, जाइगोट डेवलप करके किस में बना, ब्लास्टोसिस्ट में बना, ब्लास्टोसिस्ट में ये डेवलप कर गया। अब क्या होगा, अब इसकी डेवलपमेंट अलग तरीके से होगी, बड़ा बनता जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि क्या हमारे पास एमनाइटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, एमनाइटिक फ्लूइड में तो फ्लोट करता रहे, फ्लोट तो करेगा नहीं, किसी पर्टिकुलर जगह से अटैच्ड होगा ना, अटैचमेंट होगी उसकी, तो उसी अटैचमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। कि वो अटैच हो गया है, तो क्या होगा, हमारी जो नाभि होती है बच्चों, नाभि से हम अटैच हो जाते हैं, हमारी जो नाभि के थ्रू एक ट्यूब बनती है, वो ट्यूब हमारी अटैच हो जाती है यूट्रीन वॉल के साथ, ठीक है, या फिर मतलब यूट्रस के साथ वो अटैच हो जाती है। वहां से हम न्यूट्रिशन भी मिलता है हमें, बाकी के हार्मोनल सिग्नल्स जो भी हमें मिलना होता है वो हमें इसी ट्यूब के थ्रू फिर मिलता है, इसी अटैचमेंट के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। तो जो अटैचमेंट वाला प्रोसेस है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटैचमेंट नहीं होगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, सब चीज़ें जो है वो सिग्नल्स वगैरह हमारे पास, इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ इम्यून सिस्टम जिसके एंटीबॉडीज हम रिसीव करते हैं, वो सारा रिसीवमेंट का जो प्रोसेस है वो तभी हो पाएगा जब इम्प्लांटेशन होगा। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अगला प्रोसेस है बच्चों हमारा गेस्टेशन, यानी कि एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। गेस्टेशन मतलब वो टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड एक हमारे पास जाइगोट को लगता है फुल एंड मैच्योर बेबी प्रोड्यूस करने में, उस टाइम पीरियड को कहते हैं हम गेस्टेशन, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में गेस्टेशन कितना है, ह्यूमन बींग्स में गेस्टेशन का टाइम पीरियड है बच्चों 9 मंथ्स, ठीक है। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन। क्लियर। अगला प्रोसेस है बच्चों, अगला स्टेप है हमारे पास पार्चुरेशन, दैट इज द चाइल्ड बर्थ, यानी कि हम इसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी, बच्चा जो है बाहर आ गया, बच्चा मदर की बॉडी से बाहर आ गया है, रियल वर्ल्ड में आ गया है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। तो टोटल बच्चों हमारे पास 6 प्रोसेसेस हैं। पहला प्रोसेस है गैमीटोजेनेसिस, जहाँ पे गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। इंसेमिनेशन, जहाँ पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाएगा, पास जाके उनको उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बना लेगा, जाइगोट धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रीन वॉल के साथ अटैच हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट होने के बाद धीरे धीरे वो डेवलप होगा ओवर द टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड को, उसी डेवलपमेंटल टाइम पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन। और फुल्ली डेवलप होने के बाद उस बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, मदर की बॉडी से वो बाहर आ जाएगा, रियल वर्ल्ड में आ जाएगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्चुरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ। क्लियर है स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स जो हैं आपको आने चाहिए। सो हमारे पास इंट्रोडक्शन के लिए बात करें तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही। आने वाली क्लास में बच्चों हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से होगा, किस तरीके से स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे, किस तरीके से हमारे पास ओवम का प्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जो भी हमने डिस्कस किया उसको हम एक डिटेल्ड एनालिसिस में हम स्टडी करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।